कैसे हो आप सब। आज आपका डे 14 है पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन का। आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर स्वागत है। बच्चों देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरे नोट्स आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। ये आप जानते हो कि पॉलिटेक्निक एक एंट्रेंस एग्जाम है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, और इसमें वही सक्सेसफुल है जो चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझता है, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आता है। देखो, इसी प्रकार मैं आपको हर वीडियो में रिजल्ट भी बताता हूं। बच्चों, ये टॉप होल्डर्स, रैंक होल्डर्स हैं। हर बच्चे का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर आप देख सकते हो, एक एक बच्चे का दिया हुआ है, और हर एक रिजल्ट मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर रखा, वहां भी देख सकते हो। एक एक रिजल्ट ऑथेंटिक है। और ये रिजल्ट क्यों आया, ये रिजल्ट इसलिए आया बेटा, अभी 2019 का रिजल्ट जो था वो भी मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। एक एक बच्चे ने लाइव रिकॉर्डिंग आगे अपनी रिजल्ट बताया था, बच्चों अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था हमारे साथ। ये रिजल्ट इसलिए आया बच्चों क्योंकि इन बच्चों ने हमारी बात सुनी, इन बच्चों ने समझ लिया बात कि कंपटीशन एग्जाम में वही सक्सेसफुल है जो चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है साउंड। तो साउंड के ऊपर जो बेसिक बातें हैं, जो मेन चीज हमें याद करनी चाहिए, वो सब याद करेंगे। सबसे पहले वाइब्रेशन, आपको एग्जाम में दिया होगा वाइब्रेशन, और आपको ऑप्शन ढूंढना है टू एंड फ्रो मोशन। बच्चों, जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। याद होगा, वाइब्रेशन के बारे में आलतू फालतू कोई जानकारी नहीं, बहुत बड़ी डेफिनेशन होती है वाइब्रेशन की, आधे आधे पेज में आंसर, लेकिन यूज क्या है उसका, कोई यूज नहीं है। सिर्फ दो वर्ड याद रखो, टू एंड फ्रो मोशन। अगर टू एंड फ्रो मोशन याद रखोगे, वाइब्रेशन पे टिक कर देना। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। वेव क्या होता है, वेव होता है डिस्टर्बेंस। वेव इज द डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी, यानी जब एनर्जी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होती है तो उसे हम वेव के नाम से जानते हैं। याद रखोगे, वेव क्या होता है बेटा, जब किसी एनर्जी में डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस विच कैरीज एनर्जी, ऐसा डिस्टर्बेंस जिसके अंदर एनर्जी भी हो, उसे हम वेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मीडियम। व्हाट इज मीडियम, मीडियम क्या होता है, तो बच्चों मीडियम वो होता है जिसके माध्यम से, मतलब जिसमें से साउंड गुजरता है, जिसमें से साउंड ट्रेवल करता है, उसे हम मीडियम कहते हैं। द मैटर और सब्सटेंस, वो मैटर या सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड ट्रांसमिटेड, जिसके अंदर से साउंड ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप डीजे बजा रहे हो और आप पानी के अंदर हो, तो आपका साउंड क्या हुआ, पानी के अंदर गया, तभी तो आप हल्का हल्का सुनाई देगा। तो वहां पे वाटर जो है वो मीडियम है। आपको मैं बोला, आप सामने खड़े हो मेरे, तो एयर जो है वो मीडियम है। तो मीडियम होता है जिसके थ्रू वो मैटर या सब्सटेंस जिसके थ्रू साउंड ट्रांसमिट होता है, ट्रेवल करता है, उसको हम मीडियम कहते हैं। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। तीन चीजें क्लियर होगी। वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेशन होता है टू एंड फ्रो मोशन। वेव क्या होता है, डिस्टर्बेंस जिसके अंदर एनर्जी भी हो। मीडियम क्या होता है, वो मैटर या सब्सटेंस थ्रू विच द साउंड ट्रांसमिटेड, जिसके द्वारा साउंड ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट बेटा, साउंड कौन सा वेव है। आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप जाकर मैच कर लो। मैं इससे बड़ा प्रूफ आपको नहीं दूंगा, आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर से मैच कर लो। आपको एक एक क्वेश्चन मेरे हर एक वीडियो में, मेरे नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एज इट इज सब कुछ, सारे पेपर आपको कवर मिलेंगे, चाहे किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन आप क्यों ना कर रहे हो। आप अगर मेरे से जुड़े हो ऑनलाइन में, आप चेक कर लेना कि आपके सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। साउंड क्या होता है बेटा, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड कौन सा वेव होता है, साउंड एक मैकेनिकल वेव होता है। तो साउंड जैसी है, मैकेनिकल वेव पे टिक कर देना। एग्जाम में पूछेगा साउंड कौन सा वेव होता है, तो मैकेनिकल वेव पे टिक कर देना। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन होता है द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। जो हाई प्रेशर का एरिया होता है उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। ऐसे जो लो प्रेशर का एरिया होता है उसे हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। फर्क समझ में आ गया, कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन। अच्छा बता दूं आपको, एक ग्राफ के फॉर्म में होता है, एक बेटा ग्राफ के फॉर्म में चलता है। ये ग्राफ होता है जिसमें हमने साउंड ऐसे ट्रेवल करता है, ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, इस फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जो हाई प्रेशर का एरिया होता है उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, और जो लो प्रेशर का एरिया होता है उसे हम रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं। कंप्रेशन को C से डिनोट करते हैं, रेयर फ्रैक्शन को R से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स। अब ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, देखो आपने पढ़ा था साउंड कौन सा वेव है, मैकेनिकल वेव होता है। अब है ट्रांसफर वेव। ये ट्रांसफर वेव क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन बहुत बड़ी है, आप खुद देख रहे हो कितनी बड़ी डेफिनेशन लिखा हुआ है। ट्रांसफर वेव इज द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आपको पता है क्या याद रखना है, केवल इतना याद रखना है, परपेंडिकुलर मोशन। बच्चों, अगर कोई भी वेव परपेंडिकुलर अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो उसे हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। ट्रांसफर वेव कौन सा होता है, वो वेव जो अप एंड डाउन मोशन करता है, जो परपेंडिकुलर मोशन करता है, उसे हम ट्रांसफर वेव्स के नाम से जानते हैं। आप चाहो तो मीन पोजीशन भी याद रखना कि अपने मीन पोजीशन से परपेंडिकुलर अप एंड डाउन मोशन करता है, उसे हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेस्ट। ये क्रेस्ट क्या होता है, हम सी से नोट करते हैं। द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी जब हम बोलते हैं ना, तो कोई
जब हमारी साउंड में, हमारी आवाज में कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा टाइम जरूर होता है जब वो आवाज सबसे हाई पिक पे होता है। तो जब हमारी साउंड सबसे हाई पिक पे होता है ना, तो उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं। जैसे मैंने आपका नाम बोला, आपका जो भी नाम है, मैंने बोलता कि आपका नाम श्याम है, तो जब मैं श्याम बोलूंगा तो इस पूरे श्याम के अंदर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर आप जो मेरा साउंड होगा वो सबसे टॉप लेवल पे होगा, उसे हम क्रेस्ट बोलेंगे। और पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और जब सबसे मिनिमम आवाज होगी उसे हम थॉट बोलेंगे। याद रखोगे क्रेस्ट एंड थॉट क्या होता है? क्रेस्ट होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और थ्रो क्या होता है? मिनिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपवर्ड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है डाउनवर्ड। याद रखोगे क्रेस्ट जो होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, और थ्रो जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड को बोलते हैं। अगला आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी आपने ट्रांसवर्सल वेव पढ़ा था, याद होगा आपको, एक बार दोबारा बताता हूं। ट्रांसवर्स वेव क्या होता था? मीन पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन करता है, परपेंडिकुलर मोशन करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होता है बच्चों जो अपने मीन पोजीशन से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, सेम ही डायरेक्शन में, मतलब आगे और पीछे ट्रेवल करता है, जिसे हम अपनी भाषा में टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ट्रांसवर्सल वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर मोशन करता है, अप एंड डाउन मोशन करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो सेम डायरेक्शन में, यानी टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे गति करता है, सेम डायरेक्शन बोलते हैं। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। आपको एग्जाम में पता क्या पूछता है? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव के कौन कौन से कैरेक्टर है? तो बच्चों साउंड वेव के 3 कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं? पहला होता है फ्रीक्वेंसी, सेकंड होता है एम्पलीट्यूड, एंड थर्ड होता है साउंड स्पीड। सॉरी, 3 आपको याद रखना है कि साउंड वेव के बेटा 3 फीचर्स होते हैं। किसी भी साउंड वेव के 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अब एग्जाम में क्या आता है ये देखो, एग्जाम में क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ साउंड वेव। इनमें से कौन सा साउंड वेव का कैरेक्टर नहीं है? आपको फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड दिखा होगा, एक और चीज ऐड कर देगा, एक कोई और चीज ऐड कर देगा, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड, ये जो 3 होती है इसे हम बोलते हैं साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी जो होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे, वन बाय वन स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एग्जाम में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या रखोगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में साउंड वेव कितनी बार घूम रहा है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। आप देखोगे ऑप्शन में एज इट इज मेरा आंसर मिलेगा यही, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होता है उसे बच्चों हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। अभी 2019 के एग्जाम में आया था, अभी 2019 के एग्जाम में आया था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? हर्ट्ज पे टिक करना है। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट किससे करते हैं? तो नू से। ये वी नहीं है बेटा, ये नू है, इट इज नू। जो लेस देन ऐसा होता है ना, लेस देन का साइन होता है, आप नॉर्मली ऐसे डिनोट करते हो कोई चीज बीच में ऐड करने के लिए, तो नू से डिनोट करते हैं। तो 3 चीज याद रखो फ्रीक्वेंसी के बारे में, हर बच्चे को 3 बातें आपको याद करनी है। क्या? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है और इसको नू से डिनोट करते हैं। 3 बातें याद रखोगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कि हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड में भी आपको 2 बातें याद रखनी है। क्या? द टाइम टेकन बाई 2 कंजुकेटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। आपको कंप्रेशन रेयरफेक्शन याद है? मैंने आपको बताया था ग्राफ के थ्रू कि साउंड का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ऊपर वाले को कंप्रेशन कहते हैं, नीचे वाले को कंप्रेशन कहते हैं, रेयरफेक्शन कहते हैं। तो 2 कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, 2 कंप्रेशन के बीच का टाइम, टाइम टेकन बाय 2 कंप्रेशन, 2 कंप्रेशन के बीच का टाइम या 2 रेयरफेक्शन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 कंप्रेशन के बीच का टाइम या 2 रेयरफेक्शन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं। ये यूजुअली आता नहीं एग्जाम में, क्योंकि सबको पता है टाइम पीरियड टी से डिनोट होता है, लेकिन इसका एसआई यूनिट बहुत बड़ा आता है बच्चों। टाइम पीरियड का एसआई यूनिट होता है सेकंड होता है। आपको ऑप्शन देगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। ऑप्शन दिया होगा मिनट, आवर्स, सेकंड, इस टाइप का आपको ऑप्शन दिया होगा। तो टाइम पीरियड का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। 3 बातें फिर से आपको बताता हूं। पहले बताओ टाइम पीरियड याद हुआ? 2 कंप्रेशन
या दो रेयरफेक्शन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं और टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 में टाइम पीरियड, और कई बार एग्जाम में आ चुका है ये चीज। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 में टाइम पीरियड। आपको एग्जाम में क्या देगा पता आपको? 1 में टाइम पीरियड, 1 में वेवलेंथ, 1 में फ्रीक्वेंसी, कुछ भी उठा के देता है तो 1 में टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 में टाइम पीरियड होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पिच क्या होता है? पिच किसे कहते हैं? तो हाउ द ब्रेन इंटरप्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इमिटेड साउंड इज कॉल्ड द पिच। हाउ द ब्रेन, इस बात कर, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रीक्वेंसी, हमारा ब्रेन फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार अनुभव करता है उसे हम पिच कहते हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन किसी साउंड को कैसे एब्जॉर्ब करता है, सुनता है, वो क्या फील करता है, उसे हम पिच कहते हैं। अब मान लो आप एग्जांपल दो, आप ट्रैफिक के बीच में फंसे हो और हॉर्न की आवाज हर जगह से आ रही है तो आपको बहुत सर में दर्द होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपका ब्रेन कह रहा है कि वो पिच अच्छा नहीं है, क्योंकि उसको एक मैनेज नहीं किया गया, वो सही टाइप से मैनेज नहीं है। जबकि आपको कोई अच्छा साउंड सुनते हो, हनी सिंह का गाना सुनते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इवन ऐसा भी होता है आप उनके साथ ही गाने लगते हो, होता है ना, क्योंकि आपका ब्रेन आपको इशारा कर रहा है कि ये वाला पिच जो है वो बहुत, फ्रीक्वेंसी जो है बहुत अरेंज किया गया, इसको लाइन से अरेंज किया गया जो आपको अच्छा फील होता है। तो हमारा ब्रेन किसी साउंड को कैसे फील करता है उसे हम पिच के नाम से जानते हैं, ठीक है। When frequency is high, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, सिंपल याद रखो, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसे हाई पिच बोलेंगे। बताओ हाई पिच कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो हाई पिच बोलेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी लो होगा, जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो उसको लो पिच कहेंगे। याद रखोगे ये बात? बताओ हाई पिच क्या होता है बेटा? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो हाई पिच बोलेंगे, जब फ्रीक्वेंसी लो होगा तो लो पिच बोलेंगे। क्लियर हो गया? हाई पिच, लो पिच, फ्रीक्वेंसी मोर, हाई पिच, फ्रीक्वेंसी लेस, लो पिच। अगला आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? तो एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। एक पार्टिकल्स कितना ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, कोई पार्टिकल कितना ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। एज इट इज ऑप्शन में आपको मिलेगा, अगर एग्जाम में एम्पलीट्यूड पूछा ना तो आप देखना ये एज इट इज यही लिखा हुआ मिलता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एम्पलीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए, और इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा वो मीटर होता है। याद रखोगे ऐसा यूनिट, और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड? द ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। एम्पलीट्यूड का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा मीटर होता है। तीन याद देखो, कितने बड़ा पैराग्राफ है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं क्यों याद कर रहे हो? आप सिंपल बातें याद रखो ना, जितना सिंपल याद करोगे उतना फायदा है। क्या बोला? पहला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। वाइब्रेटिंग पार्टिकल को जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे, एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करेंगे, और इसका ऐसा होगा मीटर होगा। क्लियर हो गया? तीन बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है? द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। अच्छा बताओ, कोई साउंड बहुत ज्यादा लाउड है और कोई साउंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ये कौन डिसाइड करता है? सर जी वो तो हम डिसाइड करते हैं। नहीं, ये डिसाइड करता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है कि कोई चीज लाउड होगा या कोई चीज सॉफ्ट होगा। बच्चों जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा वो लाउड साउंड होगा, और जिसमें एम्पलीट्यूड कम होगा वो सॉफ्ट साउंड होगा। दोबारा बताता हूं, लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस डिसाइड कौन करता है? एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। एम्पलीट्यूड डिसाइड द लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ साउंड। जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो लाउड साउंड कहलाएगा, और जिसके अंदर एम्पलीट्यूड कम होगा वो सॉफ्ट साउंड कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। पॉइंट नंबर 19 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 19 जो है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? अच्छा कंप्रेशन याद है किसी बच्चे को? कंप्रेशन क्या बताया था आपको? ग्राफ बताया था कि जब अप होता है कंप्रेशन और लो होता है तो रेयरफेक्शन। ठीक है, तो दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुकेटिव कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस, दो कंप्रेशन का बीच का डिस्टेंस या दो रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। याद रखोगे वेवलेंथ क्या होता है? अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ना कि वेवलेंथ क्या होता है, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शन। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन कई बार उल्टा भी आया था एग्जाम में। कैसे? एग्जाम में ऐसे पूछता है,
डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन वेवलेंथ पे टिक कर दो कि दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। अब देखो कितना कंफ्यूजिंग है, दो कंप्रेशन के बीच का जो टाइम था उसे टाइम पीरियड कहते हैं, दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ कहते हैं, लेकिन बच्चा याद नहीं करता। तो इस चीज को आपको समझना है। याद कब होगा? जब आप रजिस्टर बनाओगे, फेयर कॉपी बनाओगे और पॉइंट टू पॉइंट से नोट करते जाओगे। तो बेटा दो कंप्रेशन के और दो रेट्रैक्शन के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ को बच्चों हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई यूनिट होता है तो मीटर होता है। वेवलेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। याद रखोगे? चलो तीन बातें आपको बताई वेवलेंथ के बारे में, ठीक है। पहली चीज मैंने क्या बताया? दो कंप्रेशन या दो रेफ्लेक्शन के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। सेकंड, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, वेवलेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है। केवल आपको तीन चीज अपनी फेयर कॉपी में लिखनी है, ठीक है। चलिए टोन क्या होता है? टोन क्या कहता है? टोन तो वो भी होता है जो मम्मी आपको मारती है, जो पूरे दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है। और टोन होता है बेटा सिंगल फ्रीक्वेंसी। साइंस में क्या होता है? टोन सिंगल फ्रीक्वेंसी। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को हम टोन कहते हैं। फिर नोट क्या होता है? नोट होता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसी। जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है ना, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो उसे नोट कहते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी आपने गिटार बजाया होगा, जब गिटार के वायर में हम एक बार टच कर देते हैं तो केवल एक टिन की आवाज आती है, वो टोन होता है। लेकिन जब गाना होता है तो उसमें क्या होता है? गिटार लगातार बजता है तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, तो उसे नोट कहेंगे। तो जब सिंगल फ्रीक्वेंसी हो तो टोन, जब बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हो तो नोट, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और ये 2019 के एग्जाम में आया था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, और ऑप्शन दिया होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। अब एक ऑप्शन पता है कैसे देता है? वेवलेंथ इनटू टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। बच्चा वहीं कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि आपने आंसर लिखा नहीं। आपने तो वीडियो देखा और निकल लिए कि हो गया तैयारी। नहीं भाई, कॉपी में लिख लो, तब जो तैयारी होगी उसकी बात ही अलग होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या है? साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू द सॉलिड। अच्छा, ये बात एग्जाम में आया था 2018 में। क्वेश्चन ये था कि साउंड सबसे, अभी 2019 में भी आया था, हाँ याद आया। साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल किस में करता है? आपको ऑप्शन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O, स्टील। तो आप स्टील पे टिक कर देना। क्यों? क्योंकि साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है सॉलिड में और सबसे कम ट्रेवल करता है गैस में। याद रखोगे? साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है किसमें? सॉलिड में। सॉलिड में साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है और गैसेस में साउंड सबसे कम ट्रेवल करता है। अभी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस में साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, H2O में, या फिर स्टील में? तो आंसर उसका स्टील था। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होती है वो मच मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। बच्चों मैं आप जब लाइट का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। अभी आपको बता दूं, लाइट की स्पीड होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप चेक कर लो कि एग्जाम में कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। जबकि स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड होती है, साउंड की स्पीड अप्रोक्सीमेटली होती है 344 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है बहुत ज्यादा होती है साउंड के मुकाबले। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है? चलो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको अगर मैं पूछूं कि आपके सामने कोई घटना हो रही है तो आपको पहले दिखाई देगा या सुनाई देगा? आप जवाब दोगे कि पहले दिखाई देगा या सुनाई देगा। तो आप आंसर देना पहले बेटा, पहले हर चीज दिखाई देती है उसके बाद सुनाई देती है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, जब आप दिवाली के टाइम पे देखते हो रॉकेट ऊपर देखते हो, पटाखे फूटते हैं, तो आप देखते हो वो आपको फूटता हुआ पहले दिखाई देता है, उसकी आवाज आपको कुछ सेकंड बाद सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है तो हम उसे जल्दी देख पाते हैं। साउंड की स्पीड कम है तो धीरे धीरे ट्रेवल करती है, हम तक आती है। तो स्पीड जो होती है लाइट की बहुत ज्यादा होती है, साउंड की स्पीड उसके मुकाबले कम होती है। ठीक है, चलिए। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, साउंड की स्पीड, ये काफी हद तक डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, कि साउंड की स्पीड किस पे डिपेंड होती है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो बच्चों साउंड की जो स्पीड होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है कि वहां का टेम्परेचर क्या है और वहां का प्रेशर क्या है। साउंड जो स्पीड है ना साउंड की, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पर और दूसरा उसके
प्रेशर पर। याद रखोगे कि स्पीड ऑफ साउंड दो चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज। हम साउंड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। है जी सर जी, बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। साउंड की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, कब? अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे ना बेटा, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो साउंड की स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। याद रखोगे मेरी बात, मैंने क्या बोला? अगर हम साउंड की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कब? अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो साउंड की स्पीड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। अभी एग्जाम में आ चुका है कि साउंड की स्पीड कितनी होती है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया ना, साउंड की स्पीड को पर्टिकुलर हम फिक्स नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज्यादा होगी साउंड की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगी साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। देखो लाइट की स्पीड फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लाइट की स्पीड फिक्स है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है अलग अलग मीडियम में, बाकी लाइट की स्पीड वैक्यूम में फिक्स होती है। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर के कारण बदलता रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर एग्जाम में पूछे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो साउंड की स्पीड 331 पे टिक कर देना। अगर 22 पे पूछे तो 344 पे टिक कर देना। आप सर जी आपने 2 ही क्यों बताया? ऐसे तो बहुत सारी स्पीड होगी। हाँ, याद करता रहा बेटा, एक जन्म बीत जाएगा, हर एक डिग्री पे याद करता रहा बेटा। पर्टिकुलरली एग्जाम के अंदर कुछ टेम्परेचर फिक्स है, वही पूछे जाते हैं, या तो 0 या फिर 22 जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 331 मीटर पर सेकेंड और 22 पे 344 मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सुपरसोनिक साउंड। ये सुपरसोनिक साउंड क्या होता है? When बॉडी मूव इन एयर, कुछ वस्तुएं ऐसे होती है बच्चों जब एयर में मूव करता है ना विद स्पीड, जिसकी स्पीड जो होती है ना ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, वो साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। जैसे बंदूक की गोली, जब तक आपको सुनाई देगा तब तक आपको लग चुका होगा। जब तक आप फायर करोगे ना तो जब तक किसी को सुनाई देगा उससे पहले वो काम हो चुका होगा। तो वो सुपरसोनिक साउंड है। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ध्यान से देखो, स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो तो उसे सुपरसोनिक साउंड कहते हैं। ऐसा कौन कौन सा सुपरसोनिक साउंड है? तो जेट एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, साउंड से कई गुना ज्यादा होती है। जब तक आपको सुनाई देगा वो निकल चुका होगा अपने एरिया से। बुलेट, बंदूक की गोली, ये सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, आप में से किसी को पता है F1 रेसिंग कार देखिए किसी ने? F1 रेसिंग कार, फॉर्मूला 1 रेसिंग कार देखिए, उनकी स्पीड भी सुपरसोनिक साउंड की ज्यादा होती है क्योंकि वो 344 मीटर पर सेकंड से ज्यादा तेजी से ट्रैवल करते हैं। तो सुपरसोनिक साउंड क्या होता है बेटा? सुपरसोनिक साउंड वो साउंड होता है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। याद रखोगे, जैसे जेट एयरक्राफ्ट, बुलेट, ये सब जो होते हैं वो सुपरसोनिक होते हैं। इसके अलावा आप रॉकेट भी ऐड कर सकते हो इसमें। चलिए जी, सोनिक बूम। ये सोनिक बूम क्या है सर? When a shock waves strike the earth, जब एक शॉक वेव अर्थ पर टकराता है, a loud booming sound is heard. This cracking sound is called sonic boom. क्या मतलब है सर? देखिए, कभी आपने देखा हेलीकॉप्टर अगर बिल्कुल पास से गुजरती है क्या होता है उस दिन? एकदम से आपको आवाज सुनाई देती है, अरे हेलीकॉप्टर आ गया। ऐसा अगर एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन अगर पास से गुजर रही हो तो क्या होता है? बहुत तेज आवाज आती है ना घर में, देखते हो ना एकदम से बाहर दिखाई देता है, अरे यार। वैसे तो आप देखोगे हर सेकंड में एरोप्लेन गुजर रहा है लेकिन हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाइट पर होती है। लेकिन कभी कभार किसी रीजन से अगर हेलीकॉप्टर या प्लेन नीचे आ जाता है तो उसकी हमें साउंड बहुत तेजी से सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि जब वो नीचे आता है ना बच्चों तो उसकी साउंड अर्थ से टकराता है, लिखा है ना, वो अर्थ से टकराता है, स्ट्राइक द अर्थ सरफेस, उसकी आवाज अर्थ से टकराती है और जैसी अर्थ से टकराती है अ बूमिंग साउंड इज हियर्ड, बहुत ज्यादा आवाज प्रोड्यूस होती है। उस क्रैकिंग साउंड को हम सोनिक बूम के नाम से जानते हैं। चलिए जी, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का जो रिफ्रैक्शन होता है बच्चों वो ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? शायद आप में से कुछ बच्चों को याद होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था आपने। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे आर ऑन द सेम प्लेन, याद आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, याद आया? तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने लाइट में पढ़ा था ना, वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां फॉलो होता है साउंड में भी। दोनों के लिए लॉ बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, इको क्या होता है? मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन इको क्या होता है? तो मैं देखता हूं, मैं अलग अलग जगह पे देखता हूं, यूट्यूब वगैरह पे देखता हूं, भाई साहब 2-2 घंटे, आधा घंटे सिर्फ इको समझाने में लगा रहे हैं, जबकि एग्जाम में एक क्वेश्चन आना इको। भैया सिंपल सा बात रखो ना, इको क्या है? रिपीटेशन ऑफ साउंड, खत्म होगी बात, ज्यादा बकवास करना नहीं।
रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीटेशन होना इको कहलाता है। और रिपीटेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण इको प्रोड्यूस होता है। इको कहां प्रोड्यूस होता है? जहां बहुत बड़ा लार्ज ऑब्स्टिकल होता है, जहां बहुत बड़ी जगह होती है, जैसे कि आपका हो गया पहाड़ी जगह, पहाड़ की जगह हो गई, या बहुत बड़ा हॉल, आप उसके बिल्डिंग के बाहर खड़े हो जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो इको क्या होता है? इको होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड का रिपीट होना। साउंड क्यों रिपीट होती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन के कारण। और कहां होती है? जहां लार्ज ऑब्स्टिकल होता है, बहुत बड़ी जगह होती है। इको कितने सेकंड में सुनाई देता है? द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में इको कितने सेकंड बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकंड। और आप एग्जाम में चेक करो प्रीवियस ईयर के पेपर में कितनी बार आ चुका है। आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, देखो कितनी बार आ चुका है कि इको जो होता है वो 0.1 सेकंड तक रहती है हमारे ब्रेन के अंदर। और इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? ये भी आ चुका है 2018 के एग्जाम में, उठा के देख लेना 2018 का एग्जाम। मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए इको सुनने के लिए? तो 17.2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस इको सुनने के लिए 17.2 मीटर का हमारे पास डिस्टेंस होना चाहिए। तो इको के बारे में क्या क्या जाना? देखो इतनी बात है जो मैंने येलो कर रखा है ना हाईलाइट, केवल आपको याद रखना है। क्या? रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है, लार्ज ऑब्स्टिकल के कारण सुनाई देता है, 0.1 सेकंड तक सुनाई देता है, और 7.2 मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए जी, द फिनोमिनन ऑफ इको, इको का यूज क्या होता है बेटा? इको का यूज होता है ओशियन डेप्थ, समुद्र वगैरह की गहराई नापने के लिए। कोई वाटर का ऑब्जेक्ट होता है, पानी के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, तो उसकी गहराई नापने के लिए, उसको खोजने के लिए हम इको वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप आगे टॉपिक पढ़ोगे सोनार, जो हम शिप्स वगैरह में लगाते हैं, वहां इको साउंड का प्रोड्यूस होता है, इको का यूज होता है। तो इको का यूजली इस्तेमाल होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। ठीक है, चलो जी अगला स्टार्ट करते हैं। द फिनोमिना ऑफ इको यूज बाय द बैट। हाँ जी, बैट, जो बैट होता है बच्चों, जो चमगादड़ होता है, वो भी इको का इस्तेमाल करता है। क्यों? शिकार करने के लिए। आपको पता होना चाहिए जो चमगादड़ वगैरह होते हैं वो रात में शिकार करते हैं, और कितना भी अंधेरा हो वो शिकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इको साउंड का इस्तेमाल करते हैं शिकार करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों रिवर्बेशन। रिवर्बेशन क्या होता है? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इको में ये था इको, और अब क्या पढ़ा रहा हूं? रिवर्बेशन। बच्चे बड़े कंफ्यूज, इको रिवर्बेशन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। देखो रिवर्बेशन का मतलब यही है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन, रिपीटेड रिफ्लेक्शन के कारण होता है, लेकिन इसका मतलब होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड। देखिए दोनों में कितना मेजर डिफरेंस है। देखो मैं आपको फिर बताता हूं। इको में था रिपीटेशन ऑफ साउंड, साउंड रिपीट होती है। आपने पुरानी मूवी देखी होगी, शायद गाना वगैरह सुना होगा कभी, मैं मजाक में बोल देता हूं, उसमें बोलते हैं चंपा, तो कई बार आवाज आती है चंपा 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 चंपा। वो इको है भाई, हंसो मत मेरी बात पर, वो इको है, वहां आवाज रिपीट हो रही है। जबकि परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है आवाज का बना रहना। जैसे हॉल में बोलते हो ना, आवाज बोलते हो यार मेरी आवाज गूंज रही है, तो भैया वो जो गूंज रही है ना, वो आज के बाद उसे रिवर्बेशन बोलना अपनी भाषा में। साइंस की लैंग्वेज में रिवर्बेशन कहते हैं। रिवर्बेशन का मतलब है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, साउंड का गूंजना, बना रहना। क्लियर हो गया? और ये कहां सुनाई देता है? तो ऑडिटोरियम में, बिग हॉल में। देखो अभी बात क्लियर होगी, आते एग्जांपल भी क्लियर होगी। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई, सब कुछ क्लियर हो रहा है। रिवर्बेशन होता है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, आवाज का गूंजना। क्यों? क्योंकि यहां पे अब जो रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, कहां सुनाई देता है? ऑडिटोरियम या बिग हॉल में सुनाई देता है। ठीक है, चलिए आगे। टू रिड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट ड्यू टू रिवर्बेशन। बच्चों रिवर्बेशन को कम करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवर्बेशन को कम नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान होगा? सर में दर्द हो जाएगा भाई साहब। आप मूवी देखने गए, वहां आवाज गूंज रही है, तो भैया आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद सर में दर्द हो जाएगा आपके। तो रिवर्बेशन को कम करना बहुत जरूरी है। तो सर जी कैसे कम करें? तो कई तरीके हैं। पहला, जो रूफ्स होंगे, छत होंगी वहां की, और जो वॉल्स होंगे ऑडिटोरियम की, उसे हम क्या करें? कवर्ड कर देंगे। किससे कवर्ड करेंगे? साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, जो साउंड को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं ना, उन मटेरियल द्वारा उसको कवर्ड कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आता है फाइबर बोर्ड। फाइबर बोर्ड से कवर्ड कर देंगे। किसको? दीवारों को और छतों को। आप जरा बड़े हॉल में जाके आज के बाद जरूर देखना कि हॉल वगैरह के दीवार देखोगे वो कवर्ड होते हैं फाइबर से। क्यों? ताकि साउंड ज्यादा रिवर्बरेट ना हो। इसके अलावा उनके यहाँ रफ प्लास्टर होता है। हम अपने घरों में प्लेन प्लास्टर कराते हैं, प्लास्टिक प्लास्टर कराते हैं, बिल्कुल प्लेन, जबकि हॉल वगैरह में रफ प्लास्टर होता है ताकि ज्यादा रिवर्बरेशन ना हो। ठीक है, इसके अलावा सीट मटेरियल जिसमें हम बैठते हैं, आप ऑब्जर्व करना, वो हमेशा गद्देदार होगी। क्यों? ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। साउंड को एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा साउंड एब्जॉर्ब होगा तो साउंड जो होगा वो ज्यादा रिवर्बरेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया?
तो बताओ रिवर्बेशन को कम करने के कौन कौन से मेथड है? रूफ एंड वॉल पे क्या करो, कवर्ड कर दो। किससे कवर्ड कर दो? फाइबर बोर्ड से। रफ प्लास्टर कर दो। सीट मटेरियल ऐसे लगाओ जो एब्जॉर्ब करके साउंड को एब्जॉर्ब कर सके ताकि ज्यादा रिवर्बेशन ना हो। चलिए जी, यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अभी आपने बच्चों ये पढ़ा इको भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण था, साउंड बार टकरा रही है। रिवर्बेशन भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण था। तो आखिर ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड का यूज क्या है? यूज है ना, जितने भी मेगाफोन बनते हैं, जितने भी लाउड स्पीकर बनते हैं, हॉर्न्स बनते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, वो सब क्यों बने? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो एग्जाम में क्या आएगा सर? एग्जाम में ऐसा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इनमें से किसका इस्तेमाल मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है? तो मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है। इसका अभी खत्म नहीं हुआ। स्टेथोस्कोप, बहुत बड़ा एग्जांपल बता रहा हूं मैं। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर साहब के पास स्टेथोस्कोप देखा आपने? आला जिसे बोलते हैं सिंपल भाषा में, स्टेथोस्कोप जो हार्ट बीट चेक करते हैं। तो स्टेथोस्कोप बेस्ट एग्जांपल है जिसका हम यूज करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में इस्तेमाल होता है किसका? स्टेथोस्कोप के अंदर। इसके अलावा जनरली सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड द सिनेमा हॉल आर कर्व्ड। कभी आपने ऑब्जर्व करा? अधिकतर सिनेमा हॉल जो होते हैं, बड़े ऑडिटोरियम जो होते हैं, वो कर्व्ड होते हैं, कभी फ्लैट नहीं मिलेंगे। अगर आप बहुत बड़े हॉल में जा रहे हो, ऑडिटोरियम में जा रहे हो, सिनेमा हॉल में जा रहे हो, तो आप देखोगे उनके हॉल जो होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं होगा छत जो होगी फ्लैट होगा, बिल्कुल कर्व्ड होगा। कभी आपने सोचा? सर जी हम तो ये सोचते थे कि वो डिजाइन होगा जो अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। नहीं भाई, अच्छा बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम उसे इसलिए कर रहे हैं ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो पाए। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण आवाज क्या होगी? हर जगह इजिली पहुंच पाएगा। इसलिए बड़े हॉल जो होते हैं वो कर्व्ड होते हैं ताकि इजीली आवाज रिफ्लेक्ट होकर हर जगह पहुंच पाए। अच्छा, आप देखोगे कभी घूमने जाओगे ना, राजा महाराजाओं के महल देखना, जहां वो राजा महाराजा बैठते थे ना, जहां मीटिंग होती थी, आप जाके चेक करना। मैं तो बहुत जगह जाता हूं घूमने, इसलिए आपको बताता हूं और ये सब चीजें मैं ऑब्जर्व करता हूं। साइंस का स्टूडेंट रहा हूं ना, तो साइंस की चीजें जल्दी समझता हूं। तो क्या करते हैं आप देखोगे, राजा महाराजा जहां बैठते थे ना, उसके आसपास देखोगे वो हॉल भी कर्व्ड होगा हमेशा। क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर हॉल को हम कर्व्ड रखेंगे तो आवाज बहुत दूर तक पहुंच पाएगी, क्योंकि उस समय ऐसा था नहीं माइक ले लिया, माइक सिस्टम तो था नहीं, तो इसलिए ये चीज होती है। ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव फॉर द फ्रीक्वेंसी। बच्चों, ह्यूमन ईयर का रेंज क्या होता है सुनने का? एक मनुष्य की जो सुनने की कैपेसिटी होती है बेटा, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, मेनी टाइम इन द एग्जामिनेशन, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मनुष्य के जो सुनने की कैपेसिटी होती है बच्चों, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। याद रखोगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इस 20,000 हर्ट्ज को कई बार हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज बोल लो या 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? ये इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? अच्छा एक बार बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि हम कितने से कितना सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो जो 20 हर्ट्ज से कम होगा, लेस देन 20 हर्ट्ज, बस इतना याद रखो। जो फ्रीक्वेंसी, जो आवाज 20 हर्ट्ज से लेस देन होगा, 20 हर्ट्ज से कम होगा, उसे बच्चों हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे। क्लियर हो गया? क्या होता है इंफ्रासोनिक साउंड? जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जो 20 हर्ट्ज से कम हो, उसे हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव वो होगा जो 20,000 से ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। सिंपल, ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। मैंने क्या कहा, आप मेरे पास फीस दे रहे हो ना, बहुत पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं हम, तभी तो रिजल्ट आया ना बेटा। बिल्कुल ना कंफ्यूज करते, ना कंफ्यूज होने देते, बिल्कुल क्लियर रखो, बिल्कुल सिंपल चीज याद रखो। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? तो सर जी लेस देन 20 हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक वेव क्या होता है? मोर देन 20,000 हर्ट्ज। जो 20,000 से ज्यादा होगा उसे अल्ट्रासोनिक वेव बोलेंगे, और जो 20 हर्ट्ज से कम होगा इंफ्रासोनिक वेव बोलेंगे। आप चेक करो एग्जाम में, देखो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। चलिए जी, यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड। इस अल्ट्रासाउंड का यूज क्या है? ये अल्ट्रासोनिक वेव पढ़ा ना जो 20,000 से ज्यादा था, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा आवाज है ना, इसका यूज भी है। क्या यूज है बच्चों? इसका इस्तेमाल होता है क्लीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम पानी से धो नहीं सकते, हम उसको वाटर से तो क्लीन कर नहीं सकते। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सफाई करने के लिए, उसको क्लीनिंग करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहीं पे क्रैक वगैरह हो जाते हैं ना मेटल ब्लॉक्स में, जैसे रेल की पटरी है, कहीं से टूट गया तो कैसे पता लगेगा? अल्ट्रासोनिक वेव से। तो क्रैक वगैरह, मशीन की क्रैक्स वगैरह चेक होते हैं किससे? अल्ट्रासाउंड से। इसके अलावा
इसे पार्ट ऑफ द हर्ट, जो हर्ट का इमेज बना सकते हैं हम, हर्ट ऑफ द इमेज ऑफ द हर्ट, अल्ट्रासोनिक वेव को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हर्ट के इमेज निकालने के लिए। हर्ट का इमेज निकाला जाता है, जैसे आप पढ़ते हो इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, कभी शायद आपका हुआ हो, ईसीजी कराना पड़ता है, इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट बीट चेक करना पड़ता है कि हार्ट बीट सही चल रहा नहीं चल रहा, तो वो भी अल्ट्रासाउंड के कारण हो पाता है। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल और कहां होता है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी में होता है, बच्चे की ग्रोथ जानने के लिए कि बच्चा सही है नहीं है। अगर आपको पता है, नहीं पता तो आप पूछ लो, अपनी मदर से डिस्कस करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पता होना चाहिए आपको ये सब चीजें। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बार बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, क्यों? ताकि हम बच्चे की ग्रोथ जान सकें कि बच्चा सही है नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है उसे। चलिए, और कहां इस्तेमाल होता है सर? और इस्तेमाल होता है स्टोन को ब्रेक डाउन करने के लिए। पथरी हो जाती है ना, किडनी में पथरी हो जाती है, तो पथरी हो गया तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है उसको तोड़ने के लिए। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर किडनी वगैरह में पथरी हो जाता है ना, स्टोन हो जाता है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कहां करता है? अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल होता है इन सभी ऑर्गन्स के इमेज के लिए। इन सभी ऑर्गन के इमेज तैयार होता है, किस किस का? लीवर का हो गया, गॉल ब्लैडर का हो गया, किडनी का हो गया, यूटेरस का हो गया, इन सब की इमेज निकाली जा सकती है मशीन से अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके, ताकि बीमारी को जाना जा सके। तो बेटा कितने सारे यूजेस मैंने आपको बताया और कितने कम शब्दों में आपको बताया। क्लीन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्रैक को जानने के लिए, इमेज ऑफ द हार्ट जानने के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान स्टोन को तोड़ने के लिए, और इसका इस्तेमाल होता है लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यूटेरस, इन सब के इमेज को प्रिपेयर करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक आ गया ईसीजी आपका। इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? इकोकार्डियोग्राफी सिंपल बताता हूं। इससे हम हार्ट बीट जानते हैं, हार्ट बीट जानते हैं। इससे हम इमेज ऑफ द हार्ट की इमेज निकाल सकते हैं। इस टेक्निक को, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करके वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट के जो वेरियस पार्ट्स है ना, उसकी इमेज हम मशीन में ला सकते हैं, कंप्यूटर में ला सकते हैं। इसको हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। सर जी ऐसा क्यों? आपको पता है इंडिया के अंदर हार्ट अटैक से और हार्ट से रिलेटेड डिजीज बहुत ज्यादा है, और ऐसी दुनिया में हार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिजीज है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने इकोकार्डियोग्राफी मशीन, ईसीजी बोलते हैं शॉर्ट में, बना रखा है। अल्ट्रासोनोग्राफी, ये अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है? इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल, अल्ट्रासोनिक वेव इस्तेमाल होता है इसमें थ्रू द टिश्यू, ये टिश्यू में ट्रेवल करता है बॉडी के, और गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रीजन, और वहां से टकरा कर वापस आ जाता है, और चेंज इन द टिश्यू डेंसिटी, और हमें मशीन में बताता है कि इसके टिश्यू में कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। दीज वेव्स आर द कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा कंप्यूटराइज हो जाता है और जनरेट इमेज, ये इमेज जनरेट करता है कंप्यूटर में। मतलब सिंपल वर्डों में ये हम बोल सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है? इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है, ताकि अल्ट्रासोनिक वेव को हम टिश्यू में भेजते हैं और टिश्यू से टकरा के वापस आती है, ताकि वो पता लग सके कि टिश्यू के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, टिश्यू में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो अल्ट्रासोनिग्राफी का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। चलिए जी, सोनार आ गया। सोनार बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है बच्चों। सोनार फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बस फुल फॉर्म सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा एग्जाम में फुल फॉर्म ही आता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर चेक कर लेना, यूट्यूब पे डाल रखा है, बार बार प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर के पेपर, बहुत जरूरी प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाना, कई क्वेश्चन आपको एज इट इज मिलेंगे। सोनार की फुल फॉर्म क्या है? सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। याद रखोगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। अच्छा, सोनार का इस्तेमाल कहां होता है? तो बच्चों सोनार का इस्तेमाल होता है शिप्स वगैरह में। क्यों? ताकि आप अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को जान सकें। ये अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। अल्ट्रासोनिक वेव याद है ना आपको, जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा था, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा था। तो सोनार जो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है और ये जानता है कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, कि पानी के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको जानने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। द सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन, आ गया ना, टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी। समुद्र की गहराई नापने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। लोकेट अंडर वाटर हिल्स, अगर वाटर के अंदर कोई हिल्स तो नहीं है, कोई सबमरीन तो नहीं है, कोई आइसबर्ग तो नहीं है, कोई सनकन शिप्स तो नहीं है, डूबे हुए जहाज तो नहीं है, इन सब का पता करने के लिए हम सोनार का इस्तेमाल करते हैं। आपने टाइटैनिक मूवी देखी, कभी टाइम मिला है तो वो टाइटैनिक मूवी में आपने देखा होगा, आइसबर्ग से टकरा गया था, आइसबर्ग से टकरा गया था जो मूवी आपने देखो शिप, उसके अंदर, क्योंकि जो वहां पे टेक्नीशियन थे उसने ध्यान नहीं दिया। जब अल्ट्रासोनिक वेव ने प्रोड्यूस करा, आइसबर्ग है आगे, उसने ध्यान नहीं दिया, तो जाके आइसबर्ग से टकरा गया। तो अल्ट्रासोनिक वेव का हम इस्तेमाल करते हैं सोनार टेक्निक के अंदर। तो सोनार का इस्तेमाल इन सब जगहों पर होता है।
समुद्र की गहराई नापने के लिए, अंडर वाटर हिल्स को नापने के लिए, वैली सबमरीन को जानने के लिए, आइसबर्ग के लिए, डूबे हुए जहाज को नापने के लिए, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए जी, बैट आपको पहले बता चुका हूं, बैट क्या प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासोनिक वेव। क्यों? शिकार करने के लिए। तो बैट क्या प्रोड्यूस करता है? अल्ट्रासोनिक वेव। बैट टिक कर देना, बैट आ जाए अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस पर टिक कर देना। ऐसा ही समुद्र में एक मछली पाई जाती है, पोर्पोइस, एक जीव होता है पोर्पोइस, ये भी अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। क्यों? शिकार करने के लिए। ये दोनों ऐसे हैं जो अंधेरे में शिकार कर लेते हैं, बैट और पोर्पोइस, क्योंकि ये दोनों ही अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट पार्ट है ऑडिटरी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ईयर। बच्चों ह्यूमन ईयर के 3 ऑडिटरी पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट, एक होता है मिडिल पार्ट। तो बेटा जो आउटर ईयर होता है, जो आउटर पार्ट्स होता है, उसको हम पिना बोलते हैं। मतलब आपके जो ह्यूमन ईयर है ना, मनुष्य के जो कान होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर को पिना बोलते हैं। मेन पार्ट आपके लिए ये है, बस ये जानना, आउटर पार्ट्स को हम पिना कहते हैं। और इसका मेन काम क्या है? इट कलेक्ट द साउंड, ये साउंड्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। उसके बाद आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में पाया जाता है 3 बोन्स। क्या पाया जाता है? 3 बोन्स। मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाया जाता है, जो साउंड को कई गुना बढ़ा देता है। उसके बाद आता है बच्चों इनर पार्ट, उसका लास्ट पार्ट, जो इलेक्ट्रिक, इसको क्या करता है? दीज इलेक्ट्रिक साइन, ये जो इलेक्ट्रिक साइंस होता है, इसको ब्रेन में भेजने का काम करता है इनर ईयर। तो 3 पार्ट होता है, जो ऑडिटरी नर्व होता है उसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं, जो इनर पार्ट्स होता है। तो आपको याद रखना, साउंड हमारे ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, जिसको हम पिना कहते हैं, मिडिल ईयर में 3 बोन्स पाए जाते हैं, और जो इनर ईयर होता है उसको हम ऑडिटरी नर्व के द्वारा वो ब्रेन में मैसेज भेजता है, जिसको ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हमने क्या सुना है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आउटर ईयर का क्या नाम है? तो पिना। मिडिल ईयर में क्या होता है? तो 3 बोन्स पाए जाते हैं, जो साउंड को कई गुना बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल कौन जनरेट करता है? तो इनर ईयर जनरेट करता है। और ये कहां भेजता है? तो ब्रेन में भेजता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर था साउंड। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। चलो बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आप सबको बेटा, बाय बाय।